तो हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार और फिर से आपका स्वागत है साइंटिफिक क्लासेस में। ठीक है। और आज हम पिछले अध्याय में जो हमने पढ़ा था अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, आज उस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। ठीक है। यानी कि हम लोग जो है कक्षा 10 की हम लोग पढ़ रहे थे अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। आज इसके बारे में और भी चीज़ों को जानते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। आपको मैंने कल बताया था पिछले क्लास में कि अर्थव्यवस्था जो होता है ना, वह संरचना के आधार पर, ढांचा के आधार पर या आर्थिक क्रियाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आज हम लोग जानेंगे कि हमारा जो अर्थव्यवस्था होता है वह कार्य यानी कि शर्त के आधार पर, कार्य यानी शर्त के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये कार्य और शर्त के आधार पर जो है ये दो प्रकार के होते हैं: संगठित और असंगठित। संगठित कहने का मतलब है दोस्तों कि वैसा क्षेत्र जिसमें समय, वेतन और छुट्टी, ये सब क्या होती है, फिक्स होती है। यानी कि शर्त, समय, वेतन, अगर इसमें ये तीनों कंडीशन क्या हो, फिक्स हो, तो वह संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बड़े बड़े कंपनियों में जो छुट्टी का समय होता है, जो वेतन होता है, आने का समय, जाने का समय, काम करने का समय, ठीक है, यानी कि हर एक कंडीशन वहां पे क्या होता है, फिक्स होता है। वो क्या हो गया दोस्तों हम लोग का संगठित। जितने भी सरकारी कार्यालय होते हैं, सरकारी नौकरियां होती है, उनमें सब कुछ क्या होता है दोस्तों, फिक्स होता है। ठीक है। तो वो सब हमारे संगठित क्षेत्र में आएंगे। लेकिन अगर बात करेंगे असंगठित का, तो असंगठित में समय, छुट्टी, वेतन कुछ भी फिक्स नहीं होता है। आदमी अपने मन मर्जी का काम करता है, उसको जब छुट्टी चाहिए और जब छुट्टी दे देता है। उसको जितना पेमेंट चाहिए उससे ज़्यादा ही काम करता है या फिर उससे कम ही काम करता है। कहने का मतलब इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता, यानी कि इसमें समय, वेतन और छुट्टी, इसमें कुछ भी फिक्स ना हो, ये सब क्या हो, और निश्चित हो, क्या हो, और निश्चित हो, उसे ही हम लोग असंगठित क्षेत्र कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कृषि। कृषि क्या है दोस्तों, हम लोगों का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है। कृषि में जब मन हुआ तब जाके काम करते हैं, तो वो क्या हुआ, असंगठित क्षेत्र। उसमें वेतन फिक्स नहीं है कि आज इस साल हमें कितना फसल उगेगा, हमें उस प्रकार से मुनाफा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। ठीक है। हमारा जो कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग भले बड़े प्रकार की कंपनियां चलाती है, लेकिन कपड़ा उद्योग किसमें आएगा दोस्तों, या असंगठित क्षेत्र में आएगा, क्योंकि उसका भी जो टाइम टेबल होता है वो फिक्स नहीं होता है। टर्म एंड कंडीशन उसमें फिक्स नहीं होता है। यानी कि जिसका टर्म एंड कंडीशन, याद रखिए, टर्म एंड कंडीशन, ठीक है, टर्म एंड कंडीशन अगर फिक्स नहीं होता है, ठीक है, तो वह जो है नहीं चल पाएगा। ठीक है, वह असंगठित क्षेत्र में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जो छोटे दुकानदार होते हैं, छोटे दुकानदार जो होते हैं, ये असंगठित क्षेत्र में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि इनके टाइम टेबल फिक्स नहीं होती है, इनकी वेतन फिक्स नहीं होती है, ठीक है, इनके छुट्टी का समय फिक्स नहीं होता है। अब इसके घर में, अगर किसी के घर में विवाह हो गया, शादी का प्रोग्राम है, तो वह 10 दिन तक छुट्टी मारेगा। यानी कि वो अपने मन मर्जी का काम करता है। आज इसके अगर दुकान में ज़्यादा भीड़ लग गया तो आज इसका व्यापार अच्छा होगा। यानी कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। जिनमें हर एक चीज़ क्या हो, उसमें कोई भी चीज़ फिक्स ना हो, ना ही वेतन फिक्स हो, ना ही समय फिक्स हो, और ना ही छुट्टी फिक्स हो, तो वो असंगठित में आएगा। और जिसमें यह तीनों चीज फिक्स होगा वो हमारा संगठित क्षेत्र में आएगा। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला है दोस्तों हम लोगों का स्वामित्व के आधार पर। ठीक है। स्वामित्व के आधार पर दोस्तों जो हम लोगों का होता है, ये टोटल 4 प्रकार का होता है। एक होता है हम लोग का दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र, एक होता है निजी क्षेत्र, एक होता है हम लोग का संयुक्त क्षेत्र, और एक होता है सहकारी क्षेत्र। आइए दोस्तों इन सबको हम अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है। हम लोगों का जो सार्वजनिक क्षेत्र है, ठीक है, इसमें पूरी तरह से अधिकार किसका होता है दोस्तों, ये सरकार का अधिकार होता है। यानी कि इस क्षेत्र में ना सरकार का अधिकार सबसे ज्यादा होता है, उसे ही हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे रेलवे। रेलवे, ठीक है, ये क्या है, बहुत ही बड़ा सरकारी क्षेत्र है। ठीक है। रेलवे जो है यह सरकार के द्वारा ही चलाई जाती है। ठीक है। बिजली, सरकारी बैंक, सरकारी बैंक में हम लोग का जो एसबीआई है, ये हम लोग का सरकारी बैंक हो गया। आरबीआई हो गया, सीबीआई हो गया। तो ये सब क्या है दोस्तों, हम लोगों का सरकारी बैंक के अंतर्गत आएगा। ठीक है। यह सरकार के दिशा अनुसार काम करता है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो इस पे सिर्फ और सिर्फ सरकार का अधिकार होगा वह सार्वजनिक में चल जाएगा। ठीक है। अगला आता है दोस्तों आपका निजी क्षेत्र।
निजी क्षेत्र में क्या होता है, इसमें किसी न किसी एक व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति मतलब निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, जिसमें केवल निजी व्यक्ति का अधिकार हो, इससे बस निजी व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो, ठीक है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं निजी क्षेत्र। ठीक है, एग्जाम्पल पे टाटा, टाटा जो एक कंपनी का, ठीक है, और इससे केवल और केवल एक व्यक्ति को ही लाभ प्राप्त हो रहा है, पूरे लोगों को लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। जियो, जियो भी एक प्रकार का हम लोग का निजी क्षेत्र आएगा, क्योंकि इससे किसी एक ही आदमी को, किसी एक निजी व्यक्ति को ही लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब क्या दोस्तों, ये सब हम लोग का कुछ कुछ ऐसी कंपनियां हैं, ठीक है, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है, यानी कि जिसमें केवल एक निजी व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो, उसे ही हम लोग कहते हैं निजी क्षेत्र। एक और आता है दोस्तों हम लोग का संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त में क्या होता है, इसमें सरकार और निजी व्यक्ति जब दोनों मिलकर काम करता है, ठीक है, जब दोनों का योगदान अर्थव्यवस्था में समान रूप से होता है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं संयुक्त क्षेत्र। एग्जाम्पल के तौर पे प्राइवेट हम लोग का जो होता है मेट्रो, ठीक है, मेट्रो जो है दोस्तों, ये सरकार और हम लोगों का जो निजी क्षेत्र, ठीक है, निजी कंपनियां हैं, उनके सहयोग से, यानी कि दोनों के मेल से, दोनों के सहयोग से, ठीक है, ये मेट्रो का उद्घाटन हुआ है। इसमें केवल और केवल सरकार की योगदान नहीं है। भले मैंने अभी आपको बताया कि ये रेलवे जो है, रेलवे केवल और केवल सरकारी होता है, सार्वजनिक में आएगा, लेकिन अगर बात करूंगा मैं मेट्रो का, तो मेट्रो जो है केवल और केवल, ठीक है, वह संयुक्त में आएगा। क्यों? क्योंकि मेट्रो जो होता है दोस्तों, ये सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के अनुसार चलाया जाता है, दोनों के सहयोग से ये काम किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पीपीपी, यानी कि प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट, ठीक है, पार्टनरशिप। यानी पीपीपी का मतलब होता है दोस्तों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि जो हमारे सरकारी और प्राइवेट, सरकारी यानी सार्वजनिक और निजी, सार्वजनिक और निजी का जो मेल से जो बनता है उसको बोलते हैं पीपीपी। ठीक है, कोई दिक्कत है दोस्तों? यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा इस चीज के बारे में। एक होता है दोस्तों सहकारी। सहकारी में क्या होता है कि इसमें ना सरकार के दिशा अनुसार, ठीक है, सरकार जो भी हमें टर्म एंड कंडीशन बता रही है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम अगर काम करते हैं तो वह आएगा सहकारी में। एग्जाम्पल के तौर पे जो प्राइवेट बैंक सब होते हैं, प्राइवेट बैंक जो होती है उससे केवल और केवल एक ही व्यक्ति को लाभ होता है, लेकिन वह प्राइवेट बैंक जो काम करते हैं वो केवल जो केवल करते हैं वह ना आरबीआई के अनुसार। और ये आरबीआई दोस्तों हम लोगों का क्या होता है, ये आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो आरबीआई है दोस्तों, ये आरबीआई हम लोगों का जो है ये सरकार का द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, ये सरकार, इस पे सरकार का अधिकार होता है। ठीक है, तो आरबीआई के दिशा अनुसार, यानी सरकार के दिशा अनुसार अगर कोई क्या करता है, कार्य करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सहकारी क्षेत्र कहते हैं। एग्जाम्पल में कोऑपरेटिव बैंक, करने का मतलब वैसा बैंक जो क्या हो, प्राइवेट हो, प्राइवेट हो लेकिन सरकार के दिशा अकॉर्डिंग काम करे। एग्जाम्पल के तौर पे आप कैनरा बैंक का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो कैनरा बैंक क्या है दोस्तों हम लोगों का, वो हम लोग का कोऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए और भी चीज़ों को जानते हैं। ठीक है, इसमें और भी हम चीज़ों को जानते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हम लोगों ने जो पढ़ा दोस्तों, क्या क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्रक होता है, ठीक है, हमारा जो अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्रक है, यह दोस्तों कितने प्रकार का है, तो मैंने आपको बताया कि यह दोस्तों जो है मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों संरचना के आधार पर, एक होता है दोस्तों, ठीक है, संरचना बोलिए या फिर ढांचा बोलिए, इसके आधार पर होता है। एक होता है दोस्तों हम लोगों का ये कार्य या शर्त के आधार पर, कार्य या शर्त के आधार पर। और एक होता है दोस्तों हम लोगों का ये स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। मैंने आपको ये चीज बताया दोस्तों। चलिए इसमें और भी चीजों को जानते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, संरचना या ढांचा के आधार पर हमारा जो अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक होता है दोस्तों, यह तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का क्या क्या होता है दोस्तों, तो हम लोगों का जो पहला आता है, ये आता है इसमें प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र।
सेकेंड आता है दोस्तों हम लोग का द्वितीयक क्षेत्र, और थर्ड आता है दोस्तों हम लोग का तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला जो है हम लोगों का वो आता है कार्य के आधार पर। ये मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि ये दो प्रकार का होता है, एक होता है संगठित क्षेत्र, एक होता है असंगठित क्षेत्र। और इसके बाद मैंने आपको बताया स्वामित्व के आधार पर भी ये चार प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। एक होता है दोस्तों निजी क्षेत्र, एक होता है दोस्तों संयुक्त क्षेत्र, और एक होता है अगला हम लोग का सहकारी क्षेत्र। तो पिछले क्लास में जो दोस्तों हम लोगों ने, ठीक है, वह प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अच्छे से पढ़ा था। और इस क्लास में दोस्तों हम लोगों ने, ठीक है, कार्य के आधार पर संगठित, असंगठित, यानी कि ये मैं ये पढ़ा चुका हूँ, ये भी पढ़ा चुका हूँ, ये भी पढ़ा चुका हूँ। आप जा करके पिछले क्लास के वीडियो में, ठीक है, ये आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि संगठित किसे कहते हैं और असंगठित किसे कहते हैं, जिनमें टर्म एंड कंडीशन, ठीक है, इसमें सब कुछ फिक्स हो, ठीक है, वो संगठित हो गया। जिसमें कुछ भी फिक्स ना हो, क्या हो गया, असंगठित। इसमें सब कुछ निश्चित होता है, इसमें सब कुछ अनिश्चित होता है। सार्वजनिक में क्या होता है दोस्तों, सार्वजनिक में क्या होता है कि इसमें सब कुछ सरकारी, सरकार के नियंत्रण में होता है, तो वह सरकारी हो गया। जो किसी एक निजी व्यक्ति का नियंत्रण में होगा, जैसे किसी एक निजी व्यक्ति को लाभ होगा, तो वह निजी में आएगा। ठीक है, अगर सरकार और कोई निजी व्यक्ति दोनों मिलकर कार्य करता है, तो वह संयुक्त में आएगा। और जो सरकार, जो प्राइवेट हो लेकिन वह सरकार के दिशा निर्देशन के अनुसार काम करे, ठीक है, वह सहकारी में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं और भी नए नए चीज़ों को। इसके अलावा मैंने आपको बताऊंगा कि उत्पादन के जो साधन होते हैं दोस्तों, ठीक है, उत्पादन के मुख्यतः दोस्तों जो साधन होते हैं, ये चार प्रकार के साधन होते हैं। याद रखिएगा, उत्पादन का अगर साधन का बात किया जाए, ठीक है, उत्पादन का साधन, ठीक है, उत्पादन का जो साधन होता है दोस्तों, ठीक है, ये मुख्यतः जो होता है ये चार प्रकार का होता है। ठीक है, उत्पादन का मतलब क्या होता है, उत्पादन का अर्थ होता है, ठीक है, जिससे हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं उत्पादन, सृजन करना। ठीक है, किसी भी वस्तु का सृजन करना, उसे हम लोग उत्पादन कहते हैं। ठीक है, और उत्पादन के जो साधन होते हैं दोस्तों, ये चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये हम लोगों के चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं कि इनके चार प्रकार क्या क्या हैं। इनके जो चार प्रकार होते हैं दोस्तों, पहला है हम लोगों का भूमि, भूमि, फिर है श्रम, फिर है दोस्तों हम लोगों का पूंजी, और लास्ट में आता है दोस्तों उद्यमी। ठीक है, तो ये चार प्रकार के साधन होते हैं। उत्पादन का साधन आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करना ही हम लोगों का उत्पादन कहलाता है, यानी कि सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। ठीक है, तो उत्पादन के ये चार साधन होते हैं। पहला दोस्तों हम लोगों का भूमि। भूमि का अर्थ क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर भूमि का अर्थ वे सभी वस्तुएं होते हैं जो धरती पर उगते हैं, धरती पर हैं, वो सभी भूमि में आएंगे। एग्जाम्पल में हम लोग दोस्तों जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं वो भूमि में आएंगे। ठीक है, जितने भी हमारे खेत खलिहान है सब भूमि में आएंगे, जितने भी हमारे पशु पक्षी हैं वो सब भूमि में आएंगे। यानी कि यहाँ पर भूमि का अर्थ केवल और केवल मिट्टी नहीं होती है, यहाँ पर भूमि का अर्थ भूमि पर उगे हुए और भूमि पर रहने वाले सभी जीव जंतु हमारे भूमि के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है तो भूमि इसको चाहिए,
कोई भी व्यापार करने के लिए सबसे पहले भूमि चाहिए। कोई इंसान तो पानी में व्यापार करेगा नहीं, पानी के अंदर। कोई तो हवा में जाके व्यापार करेगा नहीं, करेगा कहाँ पे? जमीन पर। ठीक है, तो उसको क्या चाहिए? भूमि। क्या चाहिए दोस्तों? भूमि चाहिए। और भूमि जो है उत्पादन का जो है दोस्तों, ये उत्पादन का सक्रिय साधन है, याद रखिएगा। ये उत्पादन का, ठीक है, सक्रिय, सॉरी, ये उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। ठीक है, उत्पादन का निष्क्रिय साधन। ठीक है, उत्पादन का है दोस्तों, ये उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। ठीक है, अगर बात करेंगे हम लोग दोस्तों श्रम का, ये दोस्तों श्रम जो है ना, श्रम करने का मतलब दोस्तों मेहनत। श्रम का मतलब होता है श्रमिक, जो मेहनत करते हैं। ठीक है, श्रम के अंतर्गत आता है दोस्तों हम लोग का श्रमिक। और ये श्रमिक जो होते हैं दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं। एक वैसे श्रमिक होते हैं जो मानसिक रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, ठीक है, जो मानसिक रूप से कार्य करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं मानसिक श्रम। ठीक है, और एक वैसे श्रमिक होते हैं जो शारीरिक रूप से काम करते हैं। शारीरिक रूप से काम करते हैं, उसे शारीरिक श्रम कहते हैं। ठीक है, मानसिक रूप से कार्य करने वाले जो होते हैं वो होते हैं डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर। ये तो क्या करते हैं दोस्तों, इनका ना शरीर का योगदान अपने काम में कम होता है, और मान मतलब दिमाग का जो होता है दोस्तों, ये काम उनमें बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वही अगर बात करेंगे शारीरिक श्रम का, जो किसान होते हैं, किसान को दिमाग का यूज वो बहुत उसमें अपने काम में बहुत कम करता है, और अपने शरीर का यूज उसमें बहुत ही ज़्यादा करता है। मजदूर, मजदूर जो है दोस्तों वो शारीरिक श्रम करता है, किसान शारीरिक श्रम करता है। ठीक है, जो ये सब होते हैं हम लोग को दोस्तों, ये सब शारीरिक श्रम करने वाले होते हैं। लेकिन अगर वही बात करेंगे हम लोग टीचर का, डॉक्टर का, इंजीनियर का, ये लोग मानसिक श्रम करते हैं। पूंजी, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, अच्छे मुकाम पाने के लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों? पूंजी। ठीक है, अब मान के चलिए कि हमें भूमि भी प्राप्त हो गया, श्रमिक भी यानी श्रम भी प्राप्त हो गया, और हमें पूंजी भी प्राप्त हो गया, लेकिन अब वो काम अच्छे से चल नहीं पाया। तो अगर किसी आदमी के अंदर साहस नहीं हो, ठीक है, यहाँ पे उद्यमी का अर्थ होता है वैसा व्यक्ति, ठीक है, जो किसी न किसी तरीके से अपने काम को कर रहा है। ठीक है, साहसी व्यक्ति, उद्यमी या साहसी व्यक्ति उसको कहा जाता है जो व्यापार करता है। ठीक है, जो व्यापार करता है। अब व्यापार में लाभ भी हो सकता है दोस्तों, और हानि भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर वो चाहे तो अगर उसको अगर ज़्यादा लाभ हुआ है, उसको लाभ हुआ है, तो वह लाभ को भी अपने नियंत्रण में कर सकता है। अगर बात किया जाए कि ज़्यादा हानि हो गया है, तो उसको भी उसमें अफसोस नहीं मनाना है। लाभ ज़्यादा हुआ है तो उसमें उसको ज़्यादा भी अफसोस, ज़्यादा खुशी भी नहीं मनाना है। यानी कि उद्यमी को जो है वह ना अपने नियंत्रण में रखना है। और समझ में आया? तो कहने का मतलब है जो हमारा उद्यमी होता है ना, एक उद्यमी साहसी व्यक्ति होता है। साहसी व्यक्ति जो हर एक कंडीशन में अपने आप को शांत रखता है। ठीक है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। ठीक है, चलिए और भी चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो अभी जो है मैंने आपको ये सब बता चुका कि पूंजी क्या है, भूमि क्या है, श्रम क्या है, और उद्यमी क्या है। मैंने बताया कि उत्पादन में लगाया गया धन पूंजी क्या कहलाता है, हम लोग कहलाता है, उत्पादन में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। यह ऋण के रूप में भी होता है। हम लोग का जो पूंजी होता है दोस्तों, ठीक है, यह या तो खुद से लगा सकते हैं, या फिर इसे हम क्या बोलता है दोस्तों, वो किराए पर पता है ना, किसी कर्जा मांग के हम ये चला सकते हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों हम लोग भूमि का, ठीक है, तो भूमि का अर्थ होता है दोस्तों कि जिस स्थान पर उत्पादन किया जाता है, उत्पादन किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग भूमि कहते हैं। और यह किराए के स्थान पर भी हो सकता है। यानी कि भूमि जो है दोस्तों ये किराए का भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि भूमि केवल अपना ही हो। ठीक है, श्रमिक का मतलब होता है दोस्तों वे वस्तु के उत्पादन के लिए काम कर रहे मजदूर को ही क्या कहते हैं दोस्तों? श्रमिक। और ये श्रमिक ही क्या करते हैं दोस्तों? श्रम करते हैं। ठीक है, और ये श्रम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आइए समझते हैं उद्यमी को। ठीक है, जो उद्यमी होता है ना, कंपनी जिस व्यक्ति की होती है उसे हम लोग कहते हैं उद्यमी। यानी कि वह व्यक्ति उद्यमी कहलाता है जिसकी क्या होती है? कंपनी होती है। ठीक है, अगर कंपनी में कोई घाटा हो गया, लॉस हो गया, तो उसको भी सहने की उसको क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा लाभ हुआ है, मुनाफा हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है, तो उसको भी उसको पचाने की क्षमता होनी चाहिए। अन्यथा कंपनी बहुत ही फर्श की जगह अर्थ की जगह फर्श पे जा सकती है। ठीक है, आइए और भी चीज़ जानते हैं। अगला जो है दोस्तों वो हम लोग का है
अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है दोस्तों हम लोगों का, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसके बाद है समाजवादी अर्थव्यवस्था और इसके बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है दोस्तों, इसमें ना केवल और केवल निजी व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया कि इसमें केवल और केवल किसका अधिकार होता है, एक निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। इसमें केवल और केवल निजी व्यक्ति का अधिकार हो उसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे उस देश में ना, मान के चलिए कि कोई अगर देश है, ठीक है, कोई अगर देश है, तो ये हम लोग का अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ना, वहाँ पर केवल और केवल जो लाभ यानी कि कोई भी काम होता है ना, केवल और केवल लाभ कमाने के लिए होता है। ठीक है, वहाँ पर सरकार के द्वारा कोई काम नहीं होता है। जो भी काम होगा, सड़क बनाने का काम हुआ तो वो एक कंपनी को जाएगा और उस सड़क से मिलने वाला जो टोल टैक्स होता है वो सरकार को ना जा करके उस कंपनी, वो कंपनी उसका फायदा उठाएगा। ठीक है, तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूएसए, चीन, ये सब देशों में क्या है दोस्तों, हम लोगों का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। क्योंकि ये सब जो देश हैं, ठीक है, इसमें से केवल एक व्यक्ति को, किसी एक कंपनी को, किसी निजी व्यक्ति को इससे लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, कहता है कि इस अर्थव्यवस्था में विकास तेजी से होता है। ठीक है, तेजी से होता है जिसमें गरीबों को ध्यान में ना रखकर बल्कि बाजार को ध्यान में रखा जाता है। अभी बताइए, अगर कोई गरीब व्यक्ति होता है, अगर कोई व्यापारी है, तो वह गरीब को ध्यान में क्यों रखेगा, वह केवल और केवल बाजार को ध्यान में रखेगा। कोई अगर व्यापार करना चाहता है, कोई अगर बिजनेस करना चाहता है, तो वह बिजनेस किस तरीके में खोलेगा, कोई सुनसान जगह में खोलेगा या फिर वह वैसे जगह में अपना बिजनेस को स्टार्ट करेगा जहाँ पर थोड़ा भीड़ भाड़ वाला, क्राउड वाला थोड़ा एरिया हो। तो जो जहाँ पे क्राउड होगा दोस्तों, वहीं पूरा बिजनेस स्टार्ट करना चाहेगा। और जो हमारे बाजार होते हैं ना, ये थोड़ा भीड़ भाड़ वाले एरिया होते हैं जहाँ पर अच्छे से व्यापार किया जा सकता है। ठीक है, तो इनमें ना गरीबों को ध्यान में ना रखकर, ठीक है, बाजार को ध्यान में रखा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है दोस्तों, प्रतिस्पर्धा। अगला क्या होता है, इसमें बाजार और उपभोक्ता होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ। इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, इसका उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ। बात समझ में आया। और ये जो होता है ना दोस्तों, ये केवल और केवल अपने विकास के लिए, ठीक है, अपने विकास के लिए किया जाता है। और इसमें देश का जो विकास होता है बहुत ही तेजी से होता है, बहुत ही तेजी से होता है। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं। अगला है दोस्तों हम लोगों का समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है दोस्तों, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें ना सरकार का अधिकार होता है। इसमें किसका अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है। यानी कि वैसा देश जहां पर सारा का सारा काम सरकार के नियंत्रण में हो, सरकार सब पर जिम्मेवारी ले। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जो वियतनाम है, वियतनाम में सरकारी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, वह हम लोग का समाजवादी हो जाएगा। क्यूबा, क्यूबा हम लोग का क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। उत्तरी कोरिया, ठीक है, उत्तरी कोरिया जो है कि भी हमारे समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आएगा। क्योंकि यहाँ पर ना समाज कल्याण को देखा जाता है, ना कि अपने लाभ को, ना कि स्वयं के लाभ को। लेकिन अगर बात करेंगे और सब देशों का, जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूएसए, तो ये केवल और केवल अपने मुनाफे के लिए कार्य करते हैं, अपने लिए कार्य करते हैं। लेकिन ये सब जो देश हैं, ये समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या होता है, इनका उद्देश्य होता है जन कल्याण, यानी कि लोगों का कैसे भला करना है, इनका ये उद्देश्य होता है। ठीक है, इनमें ना बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। इसमें क्यों अभाव होता है, क्योंकि इनमें ना कोई भी प्रतिस्पर्धा, कोई भी कंपटीशन इसमें इसलिए नहीं होती है क्योंकि यह सरकार के नियंत्रण में होता है। कोई एक कंपनी नहीं ना है दोस्तों कि कोई एक कंपनी किसी कंपनी के लिए विवाद खड़ा हो कर सकता है, तो इसमें वैसा कंडीशन ही नहीं है। और इसमें ना ये बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। ठीक है, इसमें ये केंद्रीय आर्थिक नियोजन भी बहुत कम होता है। कीमत नियंत्रण इसमें होता है जो सरकार के द्वारा तय किया जाता है। और आर्थिक समानता इससे आती है। ठीक है, एक आखिरी है दोस्तों हम लोगों का मिश्रित अर्थव्यवस्था। और ये मिश्रित क्या होता है, इसमें ना हम लोगों का जो सरकारी और प्राइवेट, यानी सरकारी और निजी, जब सरकारी और निजी, ठीक है, इसमें दोनों का अधिकार हो उसे हम लोग कहते हैं मिश्रित। हम लोग के भारत में सरकारी कंपनियां भी कार्य करती है और
प्राइवेट सेक्टर भी काम करते हैं, यानी कि सरकार भी यहाँ पे काम कर रही है और प्राइवेट यानी पूंजीवादी और समाजवादी, यहाँ पर दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था है, उसे ही हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ पे समाजवादी और पूंजी दोनों मिलकर कार्य करे, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। एग्जाम्पल में हम लोग का भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब जो है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पर समाजवादी और पूंजीवादी दोनों मिलकर के कार्य करते हैं, ठीक है, यहाँ पे सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र काम करते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य भी जन कल्याण होता है, या कल्याणकारी राज्य के लिए किया जाता है, इसमें आर्थिक नियोजन और सामाजिक न्याय होता है, ठीक है। ये ऐसा कुछ विशेषताएं हैं। चलिए आगे समझते हैं। अगला हम लोग का दोस्तों जो टॉपिक आता है, ठीक है, वह आता है कि यह वृद्धि क्या होता है, वृद्धि और विकास, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि अगर कोई देश, ठीक है, विकास कर चुका है, पूरा एकदम से विकसित हो चुका है, वो डेवलप कर चुका है, तो वो वृद्धि में आएगा, अब वो करेगा दोस्तों वृद्धि। लेकिन अगर कोई देश विकास कर ही रहा है, किया नहीं है बल्कि कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, तो वो आएगा हम लोग का विकास यानी कि डेवलपमेंट में आएगा, ठीक है। वैसा देश जो ग्रो कर चुका है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में बात करेंगे हम लोग चाइना, जापान, ठीक है, वो सब किस में आएगा दोस्तों, हम लोग का वृद्धि यानी ग्रोथ के यानी विकसित देश के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे दोस्तों हम, ठीक है, ठीक है, अगर ये मैं ही बात करता हूँ विकास का, तो वैसा देश जहां पर के विकासशील देश आते हैं, कौन सा देश आते हैं विकास में, विकासशील देश। कहने का मतलब है कि विकास वैसे विकास उसे कहते हैं जहां पर अभी ग्रोथ हुआ नहीं है, यानी वहाँ पे ग्रोथ अभी होगा, ठीक है। होगा कहने का मतलब है कि अभी वह विकास के दौर में चल रहा है, वृद्धि के लिए आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर वृद्धि का मतलब जो है दोस्तों केवल और केवल जो है, ठीक है, वह आगे तक पहुंचना है, ठीक है। और भी इसमें और भी चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। हम लोगों का जो यहाँ पर है, और भी समझिए कि हमारा जो अर्थव्यवस्था का जो विकास है, ये दो प्रकार से होता है दोस्तों। अर्थव्यवस्था का विकास दो प्रकार से होता है, एक होता है आर्थिक विकास, एक होता है मौद्रिक विकास। अब ये आर्थिक विकास क्या होता है इसको समझते हैं, और फिर समझेंगे मौद्रिक विकास क्या होता है, ठीक है। आर्थिक विकास में क्या होता है दोस्तों, इसमें ना हम लोग का समावेशी विकास आता है। समावेशी विकास में क्या होता है, इसमें ना लोगों का जो जीवन स्तर होता है, ठीक है, लोगों का जीवन स्तर को, ठीक है, ऊंचा करने के लिए समाज में बहुत सारे योजनाएं लागू की जाती है, ठीक है, जिससे समाज के सभी वर्ग को उससे लाभ प्राप्त हो, समाज का कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं रहे, उससे विकास, ठीक है, इसमें सभी वर्गों को क्या हो, विकास का लाभ प्राप्त हो, उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों समावेशी विकास। इसका परिभाषा जो दोस्तों लिखा हुआ है, यही आपको बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा कि आर्थिक विकास के जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें कोई भी वर्ग, ठीक है, विकास के नजरिए से अछूता ना रहे, इसमें सभी को समान अधिकार मिले, सभी को समान अवसर मिले रोजगार का, ठीक है, वही हम लोग का समावेशी विकास कहलाता है, ठीक है। तो अगला हम लोग का कुछ प्रोफेसर के अनुसार जो है हम लोगों का कुछ कुछ बात कहा गया वृद्धि और विकास में, वृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं। तो प्रोफेसर रेस्टोव के अनुसार जो है आर्थिक विकास क्या होता है समझिएगा, तथा आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति की वृद्धि की दर तथा दूसरी और जनसंख्या वृद्धि के बीच का संबंध है। यानी कि एक हम लोग का जो आर्थिक विकास है, ठीक है, यह श्रम शक्ति की वृद्धि की दर, ठीक है, यानी कि जो मेहनत करते हैं उसके वृद्धि का भी दर है, और दूसरी तरफ जनसंख्या में वृद्धि का दर है, यानी कि ये दोनों के बीच का क्या है, संबंध स्थापित करता है। किसमें दोस्तों, तो ये श्रम शक्ति की वृद्धि में और ये जनसंख्या की वृद्धि में ये क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। किसके अनुसार, तो प्रोफेसर रेस्टोव के अनुसार, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं प्रोफेसर मेयर और वर्ल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास। तथा आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्र आय में वृद्धि होती है। यानी कि आर्थिक विकास में क्या होता है, राष्ट्र आय में वृद्धि। राष्ट्र आय का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो राष्ट्र आय में क्या होती है, वृद्धि, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं आर्थिक विकास। एक होता है दोस्तों हम लोग का सतत विकास।
अब ये सतत विकास में क्या होता है, इसमें ना केवल और केवल जो है दोस्तों ना, वैसे इसमें ना टिकाऊ सामान, वैसे सामान को इसमें रखा गया है जो हम इसको मतलब बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए, ठीक है, यानी कि कोई भी सामान का यूज करते हैं, जैसे कि हम ज्यादा कोयला का यूज करते हैं, तो कोयला भी क्या है दोस्तों हम लोगों का, वह हम लोग का अनवीकरणीय संसाधन है। तो एक बार अगर यूज हो गया तो खत्म हो जाएगा, अगर वो खत्म हो गया तो फिर कहानी खत्म। ठीक है, तो कहने का मतलब है सतत विकास में वैसे सब वस्तुओं को रखते हैं जो क्या रहे, टिकाऊ बना रहे, तो क्या बना रहे, टिकाऊ। ठीक है, और इसका जो यूज है हम वैसे तरीके से करें कि हमारे जो आने वाली जो भावी पीढ़ियां होती है, भावी पीढ़ियां करने का मतलब है कि जो हमारे बाद जो हमारे अगले जो वंशज सब आएंगे, ठीक है, उनको वह अच्छे तरीके से मिल पाए, यानी कि हमारे भावी पीढ़ी भी विकास का उसी प्रकार से लाभ उठा पाए जिस प्रकार से अभी हम उसका यूज कर रहे हैं। उसे हम लोग दोस्तों सतत विकास कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका एक और परिभाषा लिखा हुआ है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी के क्षमता योग्यता के समझौता किए पूरी की जा सके, उसे ही सतत विकास कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में कोयला का अगर बात करेंगे, अगर कोयला का यूज हम लोग दोस्तों बहुत ज़्यादा अगर कर देते हैं ना, तो कोयला अगर खत्म, कोयला क्या इसकी संभावना क्या होगी कि संभावना खत्म होने की बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, जिस कारण जो है हमारे आने वाली पीढ़ी इसका यूज नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग किस में रख दें, सतत विकास में, कि हमारे जो है कोयला की बचत हो। ठीक है, और इसे हम अच्छे तरीके से नियोजन संयोजित करके इसको भंडार करके रख सकें कि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी या उसी प्रकार से देखने के लिए मिले। ठीक है, गैस का बात करते हैं, तो गैस भी हम लोग का क्या है दोस्तों, वो भी हम लोग का सतत विकास में आएगा। पेट्रोलियम, वन, जल, ठीक है, ये सब जो है दोस्तों, ये सब हम लोग का सतत विकास के अंतर्गत आएगा। क्यों, क्योंकि जो है दोस्तों, ठीक है, इससे जो है केवल और केवल हमें लाभ प्राप्त नहीं करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, पर्यावरण को क्षति होगा, अगर हम अधिक से अधिक अगर वन काट देते हैं तो हम लोग के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, बहुत सारी हानियां, बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होगी। तो हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, क्या वह सही से यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हम जिस प्रकार से भी संसाधन का यूज कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी भी उसी प्रकार से उसी तरीके से यहाँ पर रहे, उसको हमको करना है, संसाधन को बचाना है। ठीक है, बचाएंगे कैसे, उसका सही तरीके से उपयोग करके, उसे टिकाऊ बना करके। ठीक है, कोई दिक्कत है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे और भी चीज़ों को जानते हैं। अगला है दोस्तों हम लोग का आर्थिक नियोजन। ठीक है, आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है, कहता है राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। यानी कि आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है दोस्तों, ठीक है, कि जिसमें ना देश की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का सही तरीके से, ठीक है, यूज करना, देश को विकास की ओर ले जाना ही हम लोग का आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ मैं आर्थिक नियोजन का मतलब भारत में कुछ मुख्य नियोजन का उद्देश्य बता दिया है। यहाँ पर लिखा है कि आर्थिक विकास के दर को बढ़ाता है। ठीक है, अगला है कृषि एवं उद्योग का आधुनिकीकरण करता है, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना है और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। ये सब भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। पूछेगा भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, तो आपसे को बोलना है कि भारत में नियोजन का पहला उद्देश्य है कि आर्थिक विकास की दर को बढ़ाता है। दूसरा दोस्तों, या कृषि एवं उद्योग का आधुनिकीकरण भी करता है। तीसरा, आत्मनिर्भरता को प्राप्त कराता है। ठीक है, और चौथा है सामाजिक न्याय को बढ़ाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ तक आपको बता चुका हूँ। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, आज का सबसे आखिरी टॉपिक यानी योजना आयोग के बारे में, ये होता क्या है। तो हम लोग का जो योजना आयोग है दोस्तों, ठीक है, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, योजना आयोग के जो हमारे अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, वो होते हैं कौन दोस्तों, तो हमारे प्रधानमंत्री। हालांकि ये योजना आयोग क्या होता है, तो योजना आयोग करने का मतलब है कि हम लोग का देश जब आज़ाद हुआ था, तो हम लोग का देश 1947 में जब आज़ाद हुआ था, तो 1947 के बाद, ठीक है, 1947 के बाद जब हमारे प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, ठीक है, प्रधानमंत्री यानी चुनाव के बाद जो है ना दोस्तों, देशों में विकास के लिए, ठीक है, देशों में विकास के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए गए, और उनमें से एक संगठन बनाया गया, एक योजना बनाया गया, उसका नाम दे दिया गया दोस्तों योजना आयोग।
ठीक है। और इस योजना आयोग के तहत देश में विकास के कार्य किया जाने लगा, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, वो अध्यक्ष बनाया गया प्रधानमंत्री को। और वर्तमान में भी ना इसका अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री ही है। लेकिन वर्तमान में अभी योजना आयोग का नाम चेंज हो गया है और उसका नाम जो है दोस्तों अभी नीति आयोग कर दिया गया है। मैं आपको बताऊंगा इसका नाम क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है। तो जिस समय योजना आयोग का गठन हुआ था वह दिन कौन सा था? तो वह था 15 मार्च 1950। यानी 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। मैंने आपको बताया कि योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है यह प्रधानमंत्री होता है। और सबसे पहला प्रधानमंत्री हम लोग का दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ही था, ठीक है। और याद रखिएगा योजना आयोग में एक उपाध्यक्ष होता है और एक 8 सदस्य होते हैं, ठीक है। एक उपाध्यक्ष और 8 सदस्य, इस बात को याद रखिएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 15 मार्च 1950। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। बाद में, ठीक है, जिस बाद में यानी कि 1 जनवरी 2015 को जो है, ठीक है, योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। पूछेगा कि योजना आयोग का वर्तमान में क्या नाम से जाना जाता है, यानी किस नाम से योजना आयोग वर्तमान समय में जाना जाता है? तो वर्तमान समय में योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। और इसका जो नाम परिवर्तन है वह 1 जनवरी 2015 को किया गया, ठीक है। तो मैं यहाँ तक आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि इसका गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, ठीक है। इसमें एक उपाध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। इसका नाम परिवर्तन करके नीति आयोग कर दिया गया। और योजना आयोग के अंतर्गत, ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई, ठीक है। कितनी पंचवर्षीय योजना दोस्तों? 12 पंचवर्षीय योजना, जो इस साइड में आपका देखिए, यहाँ पर तो इस ग्राफ में आपका दिया हुआ है, ठीक है। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई, ठीक है। अब इसको भी हम लोग देख सकते हैं 12 पंचवर्षीय योजना कौन कौन सी थी। तो पहले पंचवर्षीय योजना जो थी वह 1951 से 1956 के बीच चलाई गई थी। दूसरे पंचवर्षीय योजना 56 से 63, तीसरे जो है 61 से 66, और चौथे जो है वह 69 से 74, पांचवें 74 से 78, छठे 80 से 85, सातवें 85 से 90, आठवें 92 से 97, नौवें 97 से 2002, और 10वें 2002 से 2007, 11वें 2007 से 2012, और 11वें 2007 से 12वें 2012 से 2017 के बीच चलाई गई। तो टोटल जो है दोस्तों हम लोगों का जो योजना आयोग के अनुसार जो पंचवर्षीय योजना है, यह जो है टोटल 12 योजना चलाई गई थी, ठीक है, हमारे भारत में, ठीक है। चलिए और भी चीज़ों को समझते हैं। एक आखिरी आज के क्लास का आपका आखिरी टॉपिक है, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये क्या होता है? तो याद रखिएगा योजना आयोग जो बनाया गया, इससे ना कभी कभी क्या होता था, सरकार जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, जो राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं ना, उनमें ना कुछ कुछ क्या बोलता है, मतभेद आ जाता था। तो उसे को ना होता है सुलझाने के लिए, उनको सहायता प्रदान करने के लिए जो है, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था, ये राज्य सरकार, ठीक है, और योजना आयोग के बीच तालमेल और सहयोग के वातावरण के लिए किया गया था। यानी कि जिससे में राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच किसी प्रकार का मतभेद ना हो, ठीक है, उनकी सहायता के लिए ये हम लोग के राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। इसका गठन जब हुआ था दोस्तों 6 अगस्त 1952 में हुआ था, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करेंगे सदस्यों का, तो इनमें सदस्य जो होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है। इनमें सदस्य कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इनका गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन 6 अगस्त 1952 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। ठीक है, सदस्य कौन होते हैं? ठीक है, सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। और हम लोग का राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था, वह क्यों किया गया था? वो राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल और सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए ये किया गया था। तो मैं यहाँ तक आपको बता चुका हूँ, और मिलते हैं हम दोस्तों अगले क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।